टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी, डायरेक्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया श्री रोहित शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री धनुषवीर सिंह जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक श्री सुधीर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी और यहां पर उपस्थित टाइम्स परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि चल रही है। जगतजननी मां भगवती की उपासना के लिए समर्पित इस अवसर पर मैं टाइम्स ग्रुप को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति मैं व्यक्त करता हूं। यहां पर अभी उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी आपके सामने रख रहे थे। यह सचमुच उन लोगों के लिए एक सपना था और अविश्वसनीय है जिनमें पौरुष की कमी है, जो अपने पुरुषार्थ को करने से डरते थे, जिनको अवसर मिला था लेकिन उन्होंने उस अवसर को अपने परिवारवाद और उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट और अराजकता का जरिया बना दिया था। लेकिन हम सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ईश्वर पर विश्वास करने वाले और अपने पुरुषार्थ को दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने वाले भारत माता के सपूत हैं। तो हम लोगों को विश्वास था कि हम बीमारू राज्य से इस प्रदेश को उभारने में सफल होंगे और एक ग्रोथ स्टोरी उसी की कहानी आप सबके सामने कहती है। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है कि आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी उस समय। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, कैसे वो बीमार हो गया। यह कहानी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। आप वैश्विक मानचित्र पर अगर कभी नजर डालें
और दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जो हमारा बृहत्तर भारत है, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, तो आप देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा रूसी संघ, अगर उसका क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 1 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर का एक विस्तृत भूभाग उसके पास है। इसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन 90 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग को अपने पास समेटता है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद कनाडा, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंत में भारत। यानी भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर हम 7वें स्थान पर, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 60% भूभाग ऐसा है जिसमें अच्छी खेती हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है और मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए बसने के लिए उत्तम परिस्थिति मौजूद है। जबकि दुनिया के अंदर बाकी जितने भी देश हैं उनके टोटल क्षेत्रफल का कुल 20% भूभाग ही ऐसा है जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं या मानवीय सभ्यता बस सकती है। तो भारत इस देश से दुनिया के अंदर सबसे सौभाग्यशाली है। तो सब दुनिया के अंदर सबसे उर्वरा भूमि भी भारत रखता है। अगर आप देखेंगे कि उर्वरा भूमि की दृष्टि से अमेरिका हो सकता है कि भारत की तुलना में काफी बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें और भारत में लगभग बराबर हम खेती बाड़ी योग्य भूमि दोनों के पास है। हमसे कई गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। रूस भी बहुत बड़ा है, चीन भी बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि अमेरिका भारत के समकक्ष रखता है, भारत से ज्यादा नहीं रखता। चीन पीछे है, रूस पीछे है, ऑस्ट्रेलिया और पीछे है, ब्राजील और भी पीछे है। जब यहां पे खेती बाड़ी योग्य उत्तम भूमि थी, अच्छे संसाधन थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा थी, तो मानवीय सभ्यता भी यहां पे खूब फली फूली आगे बढ़ी, खूब विकसित हुई। हर क्षेत्र में भारत ने खूब प्रगति की। कहते हैं यानी 11वीं सदी में भारत के अंदर आबादी 60 करोड़ थी। 60 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही थी। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, तमाम प्रकार के हमलों ने, फिर यहां पर कुल आबादी जो भी थी भारत के अंदर, ये केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी एक बहुत अच्छा तंत्र भारत के अंदर मौजूद था, बहुत अच्छा तंत्र मौजूद था। ये दोनों मिलाकर के दुनिया को भारत की आर्थिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। 11वीं सदी तक आते आते ये
घट करके 30% तक पहुंचा। और जब आज से 300 वर्ष पहले आप 17वीं सदी में पहुंचते हैं, भारत की हिस्सेदारी घट करके 25% पहुंची। 1947 आते आते ब्रिटिश कालखंड के अंदर तो भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया। भारत के अंदर होने वाली परंपरागत खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के पास उत्तम पशुधन था, उसके माध्यम से जो लोग खेती बाड़ी करते थे, साथ साथ आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर थी, शेष अन्य लोग अन्य प्रोडक्शन के कार्यों के साथ जुड़े हुए थे, लघु और कुटीर उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। परिणाम क्या था? भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार, दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में उसने भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका प्रभाव वहां भी पड़ा। लघु और कुटीर उद्योगों को यहां से लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से $32 ट्रिलियन की बराबर का सोना इस देश से लूट करके लेके गए हैं। ये विदेशी दास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भारत को लूट करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है। ये उसका नमूना है। और उद्योग धंधों को उन्होंने समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत का टेक्सटाइल? भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास जो नहीं था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज भरत के पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण देने वाले पाणिनि का जन्म भी हुआ। यह वही तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसने अपने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसने दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुए जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद के ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने रचे थे, इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं, जिन्हें औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनकी कोई सानी नहीं थी। उनके बारे में कहते हैं कि जब जीवक को अपना अध्ययन पूरा करके वापस आना पड़ा तो अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया। तो उनके आचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा कैसे मैं ले लूं? उन्होंने कहा मैं ही तो अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति मिले तो मैं फिर अपना आगे की व्यवस्था का संचालन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ, इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाओ और देखो कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक तक्षशिला के आसपास के जंगलों का छान फांकते हैं, एक एक जगह जाते हैं, जंगलों में 15 दिनों तक व्यतीत करते हैं। और 15 दिनों के बाद जब वापस आते हैं तो उन्होंने अपने आचार्य के सामने विनम्रता के साथ कहा कि नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। तो
यही बात फिर उनके आचार्य ने उनसे कही कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई मंत्र अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं। अगर है इसका मतलब कोई योजक नहीं है, और ये योजक नहीं है, यही हम कह रहे थे। जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। भारत जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का देश है, जब 1947 में यह देश स्वतंत्र होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था